लोगों ने यहाँ पे व्याकरण विधि के बारे में पढ़ लिया था और हमने व्याकरण अनुकरण विधि के अंदर देखा भी था, आप लोगों को याद भी होगा, हमने देखा था कि व्याकरण अनुकरण विधि जो हुआ करती थी वो एक और नाम से जानी जाती थी, जिसे भंडारकर भंडारकर विधि के नाम से भी जानते थे, भंडारकर विधि के नाम से भी जानते थे। और आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और कल हमने यहाँ पे उसके बारे में पढ़ लिया था। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्यतिरेकी विधि। अब देखिए व्यतिरेकी विधि क्या होती है और इस विधि के अंदर क्या-क्या चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यतिरेकी विधि को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द जरूर याद आना चाहिए कि जिसमें बात की जाए तुलना की। अब तुलना किसके बीच में की जाती है? दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों के बीच में की जाती है या दो सब्जेक्ट के बीच में की जाती है। तो जब तुलना की जाएगी तो तुलना से ही आपके दिमाग में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे व्यतिरेकी विधि की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है व्यतिरेकी विधि। और उम्मीद है आपको शिक्षण वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मजा आ रहा होगा। मैंने सभी टॉपिक यहाँ पे रेडीमेड तरीके से सभी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, और आपको यदि ये सभी नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यहाँ देखते हैं। तो हमें यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि इस विधि के दौरान दो भाषाओं मतलब आप जब आदान प्रदान कर रहे हो, बात कर रहे हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, या हिंदी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो के बीच में क्या की जाती है? तुलनात्मक यानी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना के अध्ययन किया जाता है, वही व्यतिरेकी विधि होती है। तो आपको जब तुलना का नाम आए तो याद रखना है व्यतिरेकी विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह दो भाषाओं के बीच में क्या करता है? तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाता है, और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर होते हुए दूसरे तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे विद्यालय में होने वाली अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता है। अब देखियो अंतराक्षरी प्रतियोगिता लिखना था, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अंतराक्षरी आप याद रखना, अंतराक्षरी प्रतियोगिताएं आपने देखी होगी, स्कूल के अंदर होती है, प्रतियोगिताएं होती है, और इसी विधि पर ये क्या है? आधारित है। इसी विधि पे क्या है? ये आधारित है। जैसे आपको पता है कि कोई शब्द बोलते थे, आप उसका ट्रांसलेट करते थे, फट से आपको कोई नंबर दे दिया, आगे वाले नंबर को कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तरीके से जब अंतराक्षरी खेली जाती थी तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया गाइज कि यहाँ पे इस भाषा के कैसे तुलना की जाती है। तो यहाँ पे खेल खेल में भी बच्चा सीख जाता है ना। तो इसी विधि के बारे में 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। तो देखिए अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या कहती है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा प्रश्नोत्तर विधि के अंदर तो क्या होता था कि छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाते थे बच्चों को सिखाने के लिए। तो वैसे ही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर भी क्या होता है कि छोटे छोटे भाग में इसको बांट दिया जाता है और फिर इसकी रचना की जाती है। तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर सबसे पहली लाइन हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि जो निश्चित क्रमानुसार के द्वारा अध्ययन करे। निश्चित क्रमानुसार मतलब कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा दिया बच्चों को भाग, उसके बाद डायरेक्ट ले गए लसप पे, फिर ले गए वर्गमूल पे। तो ये आपका कोई निश्चित कर्म नहीं है, जिससे बालक भटक जाएगा और बालक को सीखने में क्या होगी? दुविधा आएगी, बालक सीखेगा नहीं, है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर जो भी अध्ययन किया जाता है वो कर्मानुसार किया जाता है, निश्चित कर्मानुसार किया जाता है। जैसे कैसे? तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्नों की रचना की जाती है। क्या की जाती है? छोटे छोटे प्रश्नों की रचना की जाती है। जब इसके अंतर्गत आपको पहली लाइन ये क्लियर होती है, मैंने आपको बताया था कि प्रश्नोत्तर विधि के अंदर भी छोटे छोटे प्रश्नों की रचना की जाती थी, और इसके अंतर्गत भी क्या की जाती है? छोटे छोटे प्रश्नों की क्या की जाती है? रचना की जाती है। एवं छात्र क्या करता है? स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। और उसके बाद क्या करता है कि जब छोटे छोटे प्रश्नों की रचना की जाती है तो छात्र खुद ही उसे सॉल्व करने का काम करता है एवं उत्तर की जांच भी करता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्वचालित अनुदेशन विधि भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप बच्चों को भाग पढ़ा रहे हो, जैसे आप बच्चों को भाग पढ़ा रहे हो और भाग आपने बच्चों को सिखा दिया कि मान लो ये आपका भाग है, इसके अंदर भाग दे रहे हो, तो बच्चों को आपने बता दिया दो, फिर बच्चे को देखा ओहो ये इतनी बार जा रहा है, इतनी बार, फिर आप बच्चा क्या कहेगा? सर सर इसके आगे मैं कर दूंगा, इसके आगे सर मैं कर दूंगा। क्या हुआ? बच्चा खुद रचना कर रहा है, खुद प्रश्न की जांच कर रहा है, ढूंढ रहा है और जांच भी कर रहा है। यही स्वचालित अनुदेशन विधि कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि स्वचालित अनुदेशन विधि क्या होती है। अब देखते हैं इस अनुदेशन में 3 मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? 3 मुख्य क्रिया क्या क्या होगी? देखिए जहाँ पे ऊपर पढ़ा था वही 3 मुख्य क्रिया यहाँ पे कवर की गई है। जैसे सबसे पहले क्या करेगा बालक?
सबसे पहले बालक प्रश्नों का विभाजन करेगा, फिर योग्यता अनुसार उनका क्या करेगा, अध्ययन करेगा, और लास्ट में क्या करेगा, उत्तरों की जांच करेगा कि जो उसके द्वारा बनाया गया है वो उत्तर सही है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्नों का विभाजन किया, फिर योग्यता अनुसार इनका अध्ययन किया, और फिर उत्तरों की जांच की। तो इस तरीके से 3 मुख्य क्रिया आपको इस अनुदेशन में मैंने आपको बताई। आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, देखते हैं कुछ परिभाषाएं दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो वो हम यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषाओं को कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए परिभाषा की बात करते हैं। तो अधिगम में एक प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थियों को नई सामग्री सिखाता है। कहा गया है कि जब बालक अधिगम करता है, अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। और जब बालक अधिगम करता है, सीखता है, तो एक प्रकार की यानी नई सामग्री जो सीखता है एवं अपने अधिगम को जांचने का अवसर भी देता है, यानी कि खुद जानता है उस क्वेश्चंस को वगैरह, तो वह अभिकर्मिक अनुदेशक कहलाता है या कहते हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है ये परिभाषा दी गई थी रूस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, रूस के द्वारा। तो मैंने आपको बता दिया ये परिभाषा जो दी गई थी वो रूस के द्वारा दी गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। अब मैं ले चलता हूँ दूसरी परिभाषा के ऊपर। एक परिभाषा और दी गई है यहाँ पे, सॉरी लिख के हुआ, देख लेना एक बार। तो देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की एक क्या है, विधि है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, व्यक्तिगत अनुदेशन। व्यक्तिगत अनुदेशन मतलब व्यक्ति जब मनुष्य जब क्या करेगा, खुद प्रश्न उठाएगा, प्रश्नों की जांच करेगा, योग्यता अनुसार उसका अध्ययन भी करेगा, है ना। तो यह क्या है, इसका ही एक पार्ट है जिसमें क्या करता है, बालक स्वयं गतिशील रहकर, बालक खुद एक्टिव रहकर क्या करता है, स्वयं की गति से सीखता है, खुद की जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार वह सीखने का प्रयास करता है और उत्तरों की जांच भी कर लेता है। तो इसी को परिभाषा को दी गई थी डी.एल. कुक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई, डी.एल. कुक के द्वारा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना जरूर समझ में आया कि किस तरीके से ये परिभाषा है, मैं आपको क्लियर करवाते जा रहा हूँ। कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अनुसार, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाया। अब बात करते हैं यहाँ पे अभिकर्मित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये आपको याद रखना है कि अभिकर्मित अनुदेशन एक विधि है जो स्वचालित अनुदेशन विधि के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं, आपको एक प्रश्न क्लियर हुआ कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि को एक और किस नाम से जानते हैं, तो स्वचालित अनुदेशन विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसका प्रयोग पहली बार किसने किया था, सिडनी एल ट्रेसी ने। सिडनी एल ट्रेसी ने इसका पहली बार प्रयोग किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अभिकर्मित अनुदेशन के कितने भेद होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद की बात करें तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, दूसरा है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, तीसरा है गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, और चौथा है कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन विधि, और लास्ट में जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो वो है अनुकूल्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि। अब देखिए गाइज, ये जो आपके पास होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पांचों मैंने यहाँ पे इसके भेद बताए, और हम एक एक को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर आप देखोगे तो देखिए सबसे पहले नाम किसका आया, नॉर्मन क्राउडर 1955। इन्होंने क्या किया था, शाकीय अनुदेशन विधि क्या कहती है पता है आपको, कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था इंजीनियर पे। किस पे किया था, किस पे किया था, इंजीनियर पे। इंजीनियर कौन थे, तो इंजीनियर जो थे वो इंजीनियर यहाँ पे जो वर्कर वगैरह होते हैं, वर्कर वगैरह मजदूर वगैरह जो होते हैं, मजदूर के बारे में आपने सुना होगा, तो मजदूर वगैरह पे इन्होंने क्या किया कि इनको सिखाने के लिए शाकीय अभिकर्मित के अंदर जो मशीनें वगैरह होती थी, यंत्र को सिखाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। और जैसे मान लो 50 मजदूर थे, तो 50 मजदूर में से लगभग 10 मजदूर ऐसे थे जो एक ही बार में सीख गए, और 5 मजदूर ऐसे थे जिनको 10 बार बता दिया फिर भी नहीं सीखे, है ना। और मान लो यहाँ पे 35 मजदूर मान लो ऐसे हो गए जिनको बार बार बताया, जिसके बाद मीडियम बार बताया, मतलब 2-3 बार बताया, फिर वापस बता के बताना पड़ा, यानी इस तरीके से वो 2-3 बार बताने के बाद सीख गए। तो इसका मतलब उनको ये पता चला कि कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं पहले से ही विशाल बुद्धि के होते हैं, और कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते ही है, मतलब सीखते ही नहीं है बिल्कुल प्रयास करने का। तो उस तरीके से उन्होंने देखा कि बालक को जब सिखाना हो तो उनको इस तरीके से पाठ में विभाजित कर देना चाहिए। जो उन्होंने देखा कि यदि अध्ययन की विधि से देखें, स्कूल की विधि से देखें, तो हम बालक को इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। तो ये नॉर्मन ए क्राउडर का आपको पूछे कि प्रयोग कहाँ किया गया था, मजदूरों पे किया गया था।
तो आइए मैं थोड़ा-सा आपको इसको और क्लियर करवा देता हूँ। तो ये विधि जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, कीप सपोर्टिंग।